पेपर। और जैसा कि आज आपका इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ है बेटा, तो इकोनॉमिक्स के सॉल्यूशन के साथ हैं हम सीरीज HMJ4 का सेट 1 का सॉल्यूशन करने वाले हैं बेटा। सबसे पहले जिन सभी की मेरे पे मैसेज आए कि हमारा पेपर बहुत बहुत अच्छा हुआ, उन सभी को थैंक यू सो मच। बिजनेस में भी जुड़े रहना, वो भी बहुत अच्छे से होने वाला है। ओके मेरे हिसाब से पेपर आपका काफी ज्यादा इजी था देखा जाए इकोनॉमिक्स के हिसाब से, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जैसे सुनने में आ रहा था कि ट्रिकी होगा, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिना टाइम वेस्ट कर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले इसने पूछा था कि टू कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई बताओ, तो वो हमारी करेंसी और डिमांड डिपॉजिट हो सकती है, और भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसका एम क्या होता है बेटा, एम यही होता है कि हमारा अगर इन्फ्लेशन हुआ है या डिफ्लेशन हुआ है उसको बराबर करना, यानी कि टू ब्रिंग प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। उसके बाद हाँ, ये जो क्वेश्चन था स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। देखो बेटा यहाँ पे ट्रू भी किया है तो भी सही है, फॉल्स भी किया है तो भी सही है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन आपका नॉर्मल वियर एंड टीयर, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। बट अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है, हमारी बाढ़ आ जाना, नेचुरल डिजास्टर हो जाना। तो नेचुरल डिजास्टर वाले केस में हो सकता है डेप यानी कि मशीन की वैल्यू कम हो जाए, या हो सकता है पूरी बर्बाद हो जाए, इसे हम कैपिटल लॉस कहते हैं। तो अगर ट्रू कराए तो भी सही है और फॉल्स कराए तो भी सही है। तीसरा था 2000 नोट लाइंग इन वॉलेट ऑफ रोहिणी, ये क्या है, ये स्टॉक है बेटा, है ना। उसके बाद इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है, आपने प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला पढ़ा होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है हमारा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ गुड्स। उसके बाद ये आपने कर लिया होगा। देन उसके बाद सम ऑफ फैक्टर पेमेंट, इसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। उसके बाद था कैपिटल एक्सपेंडिचर बेटा, ये हमारे वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिसे करने से गवर्नमेंट की एसेट्स बनेगी और लायबिलिटी कम होगी, है ना। उसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट में आपसे पूछा था, फुल एम्प्लॉयमेंट नाम से समझ में आ रहा है वो चीज जहां पर सभी लोग जो काम करना चाहते हैं काम मिल रहा है, यानी कि इस कंडीशन में कोई भी इनवॉलेंटियर एम्प्लॉयमेंट नहीं है। उसके बाद ये क्वेश्चन था कि वैल्यू आपको एपीसी की दे रखी थी 0.8, नेशनल इनकम की दे रखी थी 4000, आपको वैल्यू ऑफ सेविंग निकालनी थी, आएगा 800। 800 कैसे आएगा बेटा, देखो एपीसी का हमने फॉर्मूला लगाया C/Y। एपीसी हमें दे रखा था 0.8 और इनकम दे रखी थी 4000, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आएगा 3200। यहां पे आपका सी निकल आया, वाई आपके पास आई, आप लगा दोगे वाई इक्वल टू C+S, है ना। तो यहां पे ऐसा करने से आपका 800 आ जाएगा 9 का सी। उसके बाद क्वेश्चन था गिव वन एग्जांपल ऑफ डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट। कैपिटल रिसीप्ट, डेप्ट क्रिएटिंग, ये वो रिसीप्ट होती हैं जिससे आने से सरकार के पास एसेट्स कम होगी और लायबिलिटी बनेगी, जिसे हम कहते हैं सरकार अगर कोई बोरोइंग्स करती है, लोन लेती है, तो हमारी डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट है। ये तो हमारे एमसीक्यू थे। 11th क्वेश्चन की बात करी जाएगी, डोमेस्टिक सर्विसेज जो हाउस होल्ड सर्विस होती है परफॉर्म बाय वुमेन आर नॉट कंसीडर एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, डिफेंड और रिफ्यूट। बेटा हाउस होल्ड सर्विसेज या हाउस वाइफ जो भी काम करती हैं वो उनसे कोई इनकम जनरेट नहीं करती। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो पैसा कमाने के लिए करी जाती है, तो इसी के बारे में आपको लिखना था। उसके बाद एक काफी इजी क्वेश्चन नेशनल के बाद दिया था जिसमें आपको एनडीपीएफ से निकालना था। देखो बेटा यहां हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा है, इंटरमीडिएट कंजप्शन दे रखा है, यानी कि यहां प्रोडक्ट मेथड की बात हो रही है। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, यानी कि 800 में से 200 माइनस किया तो 600, तो आपका गया जीडीपीएमपी। उसके बाद जीडीपीएमपी से हमें एनडीपीएफसी में निकालना, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, सब्सिडी प्लस करेंगे। तो ये करने से कोई बात ही नहीं, क्यों 30 और 20 50 और 50, यानी कि आंसर कितना आएगा 600 आएगा। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा था गवर्नमेंट बजट का एक ऑब्जेक्टिव कर जाना है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मीन्स कि गवर्नमेंट के पास जितने भी साधन है उसको अच्छे से एलोकेट करना। उसके बाद था हमारा डिफाइन इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड हमारी वो डिमांड होती है जहां पर एडी अच्छा चलता है, एडी ज्यादा होता है एएस से। इसके मैंने रीजन बताए थे, हमारे पास 4 सेक्टर होते हैं, प्रोडक्शन सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इनमें जब भी बढ़ावा आएगा वो हमारी इफेक्टिव डिमांड है। एक्स एंटे यानी कि वो डिमांड जो पहले से सोची जाती है, प्लान डिमांड होती है। फंक्शन था सेंट्रल बैंक का बैंकर, एजेंट और एडवाइजर, यानी कि बैंकर ऑफ द बैंक जो था उसके बारे में आपको लिखना था, इजीली लिख लिया होगा। ट्रू फॉल्स तो ये सारे 2 ट्रू थे, एक फॉल्स था, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी हो गया होगा आपका। हाँ ये भी है, ये भी। हाँ इसमें बेटा आपको बताना था एपीसी, इसमें क्या करना था, हमारा जो हमारा एपीसी होता है वो नेगेटिव क्यों जाता है, नेगेटिव जाता है ऑटोनोमस कंजप्शन की वजह से, तो उसके बारे में आप लिखना था, इजीली हो गया होगा। यहाँ पर इस न्यूमेरिकल को ऐसे सॉल्व करना था आपको कि यहाँ पे आपको एमपीएस दे रखा है, एक रूल था 1 माइनस एमपीसी, तो एमपीएस इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी करके आपको एमपीएस निकल जाएगा, और उस एमपीएस से आप सी बार प्लस बी वाई वाला फॉर्मूला के सॉल्व कर दिया होगा। बात चलते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट में आपकी बेटा सबसे पहला पॉलिसी वाला था, तो इसमें 3 पोर्शन थे, 3 पॉलिसी थी, नीति आयोग था हमारा, जीडीपीएमपी वाला था और टैरिफ पॉलिसी था। इन तीनों में से कोई भी लिखिए तो हमारी करेक्ट है।
उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मिक्स इकोनॉमी आपको मालूम है, मिक्स इकोनॉमी हमारी वो इकोनॉमी होती है जहां पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या करना है, कैसे करना है ना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये हमारा गेट की वजह से आता है, GAAT वाला। उसके बाद इसमें से कौन सा मेंबर नहीं है, ये हमारा G20 नहीं था, बाकी तीनों है। उसके बाद इन द पास, ये प्राइमरी टेरिटरी दोनों में से कुछ भी कर सकते थे। ग्रेट लीप फॉरवर्ड इन चाइना इसलिए बनाया गया था कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज प्रमोट करें 1958 में। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट वो एम्प्लॉयमेंट होता है कि लोग काम करें या ना करें एक ही बात है। 10 लोग मिलकर 100 लोग के बराबर काम कर रहे हैं, 12 लोग मिलकर भी 100 लोग के बराबर काम कर रहे हैं, यानी कि ये जो 2 लोग हैं काम करें या ना करें एक ही बात है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करूं मैं, ये भी ठीक है, कर लिया होगा। उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म इन चाइना की बात हुई थी बेटा। चाइना का इकोनॉमिक रिफॉर्म 1978 में हुआ था, बहुत से बच्चे 1991 करे आए हैं। बाकी पेपर में कुछ ऐसा नहीं है जो दिक्कत हो, इजीली आप करे आए होंगे। हाँ, उसके बाद अगर आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं आया तो मुझे बता देना। वैसे अब मैं बहुत जल्द आपको प्लान लाने वाला हूं, बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस की वीडियोस आने वाली हैं। टाइम टेबल फॉलो करना, 10 डेज की स्ट्रेटजी बनाएंगे, मस्त करेंगे पेपर।